हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑटोक्रैट। मैं शालिक डोकाडिया और आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं 10th बायोलॉजी का चैप्टर जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। मुझे पता है स्टूडेंट्स, चैप्टर थोड़ा लेंदी है, बट ये वीडियो इस चैप्टर का लास्ट वीडियो रहने वाला है, तो एंड तक मेरे साथ बने रहना। एक छोटा सा रिवीजन ले लेते हैं जो हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा है। तो लाइफ प्रोसेस, ये जो चैप्टर है 10th सीबीएसई का, इसमें हमें 4 इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस बताया स्टूडेंट्स। आप लोगों ने वीडियो देखा है, मुझे पता है। तो पहला लाइफ प्रोसेस कौन सा है? दैट इज न्यूट्रिशन। सेकेंड लाइफ प्रोसेस रेस्पिरेशन, एंड थर्ड और फोर्थ लाइफ प्रोसेस हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। थर्ड लाइफ प्रोसेस है ट्रांसपोर्टेशन एंड फोर्थ विल बी एक्सक्रीशन। तो चलिए शुरू करते हैं विद आवर थर्ड लाइफ प्रोसेस जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन। आप रेडी है? तो चलिए। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन? हाँ, मैं आपको बार बार एक ही चीज बोलता हूं, नाम समझ गए आधा काम खत्म। तो नाम का मीनिंग क्या है? ट्रांसपोर्टेशन। कोई भी मटेरियल को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में मूव करना, दैट इज नथिंग बट ट्रांसपोर्टेशन। तो यहाँ पे भी ट्रांसपोर्टेशन वही है, मूवमेंट ऑफ मेनी मटेरियल्स। देखो, ट्रांसपोर्टेशन इज अ प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर, मिनरल्स, फूड, न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, ये सब चीजों के मूवमेंट को बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। हाँ, और कुछ चीजें भी है जैसे वेस्ट मटेरियल। वेस्ट मटेरियल को भी एक पार्ट से दूसरे पार्ट मूव करना पड़ता है, एंड दिस इज नथिंग बट ट्रांसपोर्टेशन। करेक्ट? चलिए आगे बढ़ते। व्हाई इज ट्रांसपोर्टेशन नीडेड? हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन जरूरी क्यों है? बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स है। सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी डायरेक्टली एनवायरमेंट से कांटेक्ट में है। हमारे सारे सेल डायरेक्टली एनवायरमेंट से कांटेक्ट में नहीं है, इसलिए हमें ट्रांसपोर्टेशन जरूरी है। देखिए, इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऑल सेल आर नॉट इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द सराउंडिंग, इसलिए डिफ्यूजन हम डायरेक्टली, हमारे बॉडी के सारे सेल्स डिफ्यूजन की प्रोसेस डायरेक्टली नहीं कर पाएंगे, इसलिए बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन जरूरी है। कोई मटेरियल को एक पार्ट से दूसरे पार्ट, न्यूट्रिएंट्स को एक पार्ट से दूसरे पार्ट पहुंचाना, वेस्ट मटेरियल को एक पार्ट से दूसरे पार्ट पहुंचाना, ये सब जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं हम ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। तो ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस, ह्यूमंस के अंदर ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो कैसे होता है? तो हम पढ़ने वाले सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या पढ़ने वाले हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारे अंदर ट्रांसपोर्ट, ये सारा मटेरियल, न्यूट्रिएंट्स, वाटर, ऑक्सीजन, वेस्ट मटेरियल, इवन हार्मोन्स, ये सब कौन ट्रांसपोर्ट करता है बच्चों? तो ये ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड। कौन करता है? ब्लड। और यही हम स्टार्ट करने वाले हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, तो ह्यूमंस में हमारे अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। कैसा सिस्टम है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। एज कंपेयर टू इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, हमारे अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। और हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स। सबसे पहला, ब्लड को पंप कौन कर रहा है? वो है हार्ट, राइट है। सेकंड तो ऑब्वियसली ब्लड, एंड थर्ड है ब्लड वेसल्स। हाँ, हार्ट पंप कर रहा है, किसको पंप कर रहा है? ब्लड को कर रहा है। कहां से पंप हो रहा है? तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम ब्लड वेसल्स बोल रहे हैं। मुझे पता है ब्लड वेसल्स के बारे में आपने अर्लियर क्लासेस में भी पढ़ा है, लेकिन इसमें हम थोड़ा सा इन डेप्थ पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सबसे पहला कंपोनेंट इज ह्यूमन हार्ट। देखिए, आप डायग्राम में देख सकते हैं ह्यूमन हार्ट, ब्लड एंड वेसल्स। सो आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, राइट। ह्यूमन हार्ट की साइज हमारे फिस्ट के बराबर होती है, हमारे फिस्ट के बराबर, ठीक है। और ह्यूमन हार्ट का ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है, वैसा नहीं होता जो मूवीज में दिखाता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, ठीक है। ह्यूमन हार्ट जो है स्टूडेंट्स, इट इज डिवाइडेड इनटू 4 चेंबर्स। हमने नहीं, वैसे तो ह्यूमन हार्ट नेचुरली 4 चेंबर्स में डिवाइडेड है, हमने उनके 4 अलग अलग नाम रखे हैं, ठीक है। तो ह्यूमन हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 चेंबर्स। आपको ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई 4 चेंबर्स? तो उसका रीजन ये है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, दोनों को अलग रखना है, मिक्स ना हो सके, इसलिए ह्यूमन हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 चेंबर्स। बट ऐसा सारे ऑर्गेनिजम्स के साथ नहीं है। अगर हम बात करें रेप्टाइल्स की, रेप्टाइल्स कहो, एम्फीबियंस कहो, तो इनके हार्ट में 3 चेंबर्स होते हैं। कितने चेंबर्स? 3 चेंबर्स। और अगर हम बात करें पाइसेस की, मतलब फिशेस की, तो उनके हार्ट में 2 चेंबर्स होते हैं। एक्सेप्शंस है, जैसे रेप्टाइल में एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल,
लेकिन हम अभी ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। हमने 4 चेंबर्स की बात करना है। तो सबसे पहले देखिए, मैं जैसा खड़ा हूं वैसे ही आपको डायग्राम देखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा हूं, हार्ट भी यहाँ पे कुछ इसी तरीके से है। तो 4 पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट जो लेफ्ट साइड में है, पहले तो आप देख लीजिए जो ऊपर के पार्ट्स है, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, दिस इज द सेकंड पार्ट। जो ऊपर के पार्ट्स है इनको हम बोलते हैं एट्रियम। क्या बोलते हैं, मेरे साथ रिपीट करो, एट्रियम। मैं आपको लिखा के भी बताता हूं। तो ये है एट्रियम। ऑब्वियसली जो राइट साइड में है उसको राइट एट्रियम कहेंगे, जो लेफ्ट साइड में है उसे लेफ्ट एट्रियम कहेंगे। चलिए, तो ये जो पार्ट दिख रहा है स्टूडेंट्स, आपको मैं और अच्छे कलर से बताता हूं आपको। ये वाला पार्ट स्टूडेंट्स, ये है राइट एट्रियम। ऑब्वियसली ये वाला जो पार्ट है ये है लेफ्ट एट्रियम। ऊपर वाले चेंबर्स, हार्ट के जो ऊपर वाले चेंबर्स है उसको एट्रियम कहते हैं। राइट में है राइट एट्रियम, लेफ्ट में है लेफ्ट एट्रियम। नीचे वाले जो चेंबर्स है, ये है नीचे वाला चेंबर, इसे हम कहेंगे वेंट्रिकल्स। क्या कहेंगे, वेंट्रिकल्स। राइट में है राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट में है लेफ्ट वेंट्रिकल। इजी। और ये चारों चेंबर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। आई नो तुमको हार्ट कितना इंपॉर्टेंट है पता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप तुमको समझ में आया। तो मेरे साथ रिपीट करो, कितने चेंबर्स है हार्ट में, ह्यूमन बॉडी के हार्ट में कितने चेंबर्स है? 4 चेंबर्स। लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। चलिए अब हमारे अंदर ब्लड ट्रांसपोर्ट कैसा होता है स्टूडेंट्स, बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। आप मेरे साथ बने रहो, बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। हम हमारी बॉडी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो लेट्स स्टार्ट। हाँ, सबसे पहले ब्लड आ कहां से रहा है, हमारे हार्ट में ब्लड आ कहां से रहा है? हाँ, बॉडी में से आ रहा है, आई एक्सेप्ट, बट हम अभी कहां से स्टार्ट करेंगे? हम अभी पढ़ना स्टार्ट करेंगे लंग्स में से। जी हाँ, ऑब्वियसली लंग भी बॉडी का पार्ट है। तो हार्ट में ब्लड आ रहा है कहां से? लंग से। मैं आपको डायग्राम में क्लियर बताता हूं, आप ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स। हाँ, तो सबसे पहला फर्स्ट नंबर पे मैंने रखा है। तो ये देखिए ब्लड कहां से आ रहा है? फ्रॉम लेफ्ट लंग। ब्लड कहां से आ रहा है? लंग में से आ रहा है। कहां आ रहा है? तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले आ रहा है इस वाले पार्ट में जिसका नाम है लेफ्ट एट्रियम। तो आप देखिए वहां यहाँ 1 लिखा है, यहाँ पे भी लिखा है मैंने, ऑक्सीजन कैरिंग ब्लड। ऑक्सीजन कैरिंग ब्लड मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स एंटर द लेफ्ट एट्रियम। एक बार मैं आपको पूरा समझा देता हूँ, फिर मैं आपको पीपीटी बताता हूँ। तो लंग से ब्लड आ रहा है। लंग से जो ब्लड आ रहा है वो कैसा होगा? उस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन है। उस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन है। हमने रेस्पिरेशन की प्रोसेस पढ़ी है कि ऑक्सीजन ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन के साथ डिफ्यूज होता है, करेक्ट? ठीक है। तो जो लंग से ब्लड आ रहा है उसके अंदर ऑक्सीजन है। ये ब्लड कहाँ आया स्टूडेंट्स? ये ब्लड आया लेफ्ट एट्रियम में। कहाँ आया? लेफ्ट एट्रियम में। देन लेफ्ट एट्रियम से वो ब्लड गया लेफ्ट वेंट्रिकल में। पहले लेफ्ट एट्रियम, फिर देन लेफ्ट वेंट्रिकल। पहले लेफ्ट एट्रियम, देन लेफ्ट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट एट्रियम में आया, कहां से आया? लंग से आया। फिर लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट? अब देखिए स्टूडेंट्स, होता क्या है जब ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आ रहा है, समझिए ये पूरी बॉडी हार्ट है, तो लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आ रहा है, तो जो लेफ्ट एट्रियम जो पार्ट है स्टूडेंट, वो थोड़ा सा रिलैक्स रहेगा, रिलैक्स। एंड जो नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल है वो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। आई होप आपको दिख रहा हो। तो जब लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आता है तो वो रिलैक्स है और लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट है। अब ये लेफ्ट एट्रियम से ब्लड रहेगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, तो ये कॉन्ट्रैक्ट होगा और ये रिलैक्स होना स्टार्ट होगा। और ये ऐसा मैकेनिज्म चल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, और दिस इज कॉल्ड पंपिंग, राइट है। तो जब ब्लड जो भी चेंबर में ब्लड आ रहा है वो होता है रिलैक्स, तो लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स हुआ, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो यहाँ पे ब्लड आया। देखिए एक बलून लाइक स्ट्रक्चर, समझिए 2 बलून मैंने कनेक्ट कर दिया, एक बलून में पानी है, दूसरे बलून में कुछ नहीं है। जब मैंने एक बलून को कॉन्ट्रैक्ट किया, प्रेशराइज किया, तो दूसरा बलून में पानी आ जाएगा और फिलअप हो जाएगा। ऐसा ही वर्किंग है ह्यूमन हार्ट का। लेफ्ट एट्रियम में ब्लड है तो लेफ्ट वेंट्रिकल नीचे वाला चेंबर कॉन्ट्रैक्टेड है, ये जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो ये रिलैक्स हो रहा है। एक्सपांड नहीं कहेंगे, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। तो ब्लड आया लंग से लेफ्ट एट्रियम में, देन गया लेफ्ट वेंट्रिकल। अब यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल से यूजुअली बच्चे समझते हैं कि हार्ट में ही आगे जाएगा, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे हम आते, सबसे पहले
मैंने आपको नंबरिंग दी है, आप ध्यान दीजिए। पहले आया लेफ्ट एट्रियम, पहले आया कहा लेफ्ट एट्रियम, फिर गया कहा लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड जा रहा है बाहर। बाहर कहा? टुवर्ड्स द बॉडी। बाहर कहा जा रहा है? टुवर्ड्स द बॉडी। तो लंग से आया लेफ्ट वेंट्रिकल, सॉरी लंग से आया लेफ्ट एट्रियम, देन गया लेफ्ट वेंट्रिकल में, एंड देन चला गया बाहर टुवर्ड्स द बॉडी। तो सर बाकी दो चेंबर का काम नहीं है क्या? हाँ है, अभी पढ़ेंगे। अभी ब्लड गया पूरी बॉडी की तरफ, पूरे बॉडी में गया। बॉडी ने क्या किया? जहां जहां ऑक्सीजन नेसेसरी था उसने ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लिया। अब ब्लड में से ऑक्सीजन कम हो गया, ऑक्सीजन कम हो गया तो उसमें क्या आ गया? कार्बन डाइऑक्साइड। सेल्स ने ऑक्सीजन ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में दे दिया। अब ब्लड में आ गया कार्बन डाइऑक्साइड, ये ब्लड बॉडी में था, लंग से आया लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, देन गया बॉडी की तरफ। बॉडी में ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में आ गया। अब ये ब्लड वापस आएगा हार्ट की तरफ। तो हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब ये देखिए, तो हार्ट से ब्लड कहाँ गया? बॉडी की तरफ। लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, देन टुवर्ड्स द बॉडी। अब बॉडी, पूरी बॉडी से सर्कुलेट होकर वापस कहाँ आ रहा है? ब्लड हार्ट की तरफ आ रहा है। और यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे और यहीं पे बाकी दो चेंबर्स का काम भी है स्टूडेंट्स। तो यही बॉडी से ब्लड आया, देखो मैंने एरो से बताया, बॉडी में गया था, अब बॉडी से आया। तो अब ये किस पार्ट में आया? 4th नंबर के पार्ट में। यहाँ पे 4 नंबर है, वैसे तो इसको हम राइट एट्रियम बुलाते हैं। क्या बुलाएंगे? राइट एट्रियम। तो अब राइट साइड की बात करते हैं स्टूडेंट्स। तो ब्लड बॉडी से आया राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से जाएगा राइट वेंट्रिकल में, जो ये वाला पार्ट है, राइट है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल। तो वही सिस्टम, रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट। जब यहाँ ब्लड आ रहा है, राइट एट्रियम में ब्लड आ रहा है, तो वो पार्ट रिलैक्स है एंड राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्टेड है। देन ये फिलअप हो गया, देन ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ये रिलैक्स हो रहा है, एंड इस तरीके से ब्लड पंप हो रहा है। अब जब यहां से कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा, मतलब राइट वेंट्रिकल से, मतलब हमारे लास्ट चेंबर 4th चेंबर से जब कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा, तो ये कॉन्ट्रैक्शन से ब्लड कहाँ जाएगा? तो यहां से ब्लड, मैं आपको बताता हूं, यहां से ब्लड जा रहा है टुवर्ड्स द लंग। तो देखो पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सर्कल लंग से स्टार्ट हुआ, लंग पे जा रहा है। तो हम एक बार रिपीट करते हैं, लंग से ब्लड आया लेफ्ट एट्रियम। अब लंग से जो ब्लड आया वो कैसा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन है। किसने दिया? लंग्स में एल्वियोलाई से ऑक्सीजन ब्लड में आया। तो लंग से लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, और यहां से चला गया बॉडी की तरफ। बॉडी में पूरा ब्लड सर्कुलेट हुआ, ऑक्सीजन जिसको देना था दे दिया, कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया। तो अब ब्लड कैसा हो गया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। कैसा ब्लड हो गया? डीऑक्सीजनेटेड। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस बॉडी से आया राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल से फिर गया लंग्स में। तो एक तरफ से आप देखोगे तो लेफ्ट जो एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल है, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। और यही है सर्कुलेटरी सिस्टम। समझ में आया आप लोगों को? मैंने नंबरिंग भी दी है आप लोगों को कि 1 क्या था? 1 था लेफ्ट एट्रियम, यहां लिख देते हम 1 लेफ्ट एट्रियम, 2 लेफ्ट वेंट्रिकल, 3 है बॉडी की तरफ कि ब्लड जा रहा है बॉडी की तरफ, 4 है राइट एट्रियम, 5 है राइट वेंट्रिकल, एंड 6 है वापस से लंग की तरफ। तो ब्लड लंग से आया था, ऑक्सीजनेटेड आया था। अब जो लंग में जा रहा है वो डीऑक्सीजनेटेड है, मतलब उसमें ऑक्सीजन नहीं है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। अब लंग का क्या काम है? हम रेस्पिरेशन में पढ़ चुके हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है, ऑक्सीजन वापस ब्लड में डिफ्यूज कर देता है। और यही था हमारा वर्किंग ऑफ द हार्ट। हाँ, कुछ और भी इसमें लेबलिंग है, कुछ और भी पार्ट्स हैं, हम आगे पढ़ेंगे। इतना समझा? चलिए एक रिवीजन लेते हैं। लंग से ब्लड आया लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से गया बॉडी में। फिर बॉडी में पूरा ऑक्सीजन जहां एब्जॉर्ब होना था हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में आ गया, मतलब ब्लड हो गया डीऑक्सीजनेटेड। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया बॉडी से वापस राइट एट्रियम, और राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, और वापस लंग्स। लंग से शुरू हुआ, लंग्स में चला गया। ऐसा भी बोल सकते हैं बॉडी से शुरू हुआ, बॉडी में चला गया। बेसिकली ये सब तो हार्ट में शुरू हो रहा है, एंड आई होप खत्म ना हो, चलता ही रहे। एंड दिस इज द वर्किंग ऑफ हार्ट। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स कि ऐसा कुछ आपको डायग्राम
आपको एनसीईआरटी में दिया है, दिस इज डबल सर्कुलेशन। हाँ सर, हमारे बॉडी में जो सर्कुलेशन हो रहा है वो डबल सर्कुलेशन है। कैसा सर्कुलेशन है? डबल। ऐसा क्यों? ऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया हमारे हार्ट में कितने चेंबर्स है स्टूडेंट्स? 4 चेंबर्स। तो ये 4 चेंबर्स क्यों है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग रखने के लिए, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग रखने के लिए। तो डबल सर्कुलेशन का क्या काम है? देखिए, नाम समझ लिया, आधा काम खत्म। तो व्हाट इज डबल सर्कुलेशन? सर्कुलेशन 2 बार हो रहा है। कैसे? लेट्स सी। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टूडेंट्स, ध्यान दो आप। सो दिस इज योर हार्ट, करेक्ट? दिस इज योर हार्ट। अब हार्ट में ब्लड आ रहा है लंग्स के थ्रू। ये आया ब्लड, ये आया लेफ्ट एट्रियम, देन राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम देन लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम देन लेफ्ट वेंट्रिकल, और यहां से ब्लड वापस चला गया बॉडी के पास। कहां चला गया? बॉडी, करेक्ट है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है स्टूडेंट्स, वो रेड कलर से दिखाया है। एक्चुअली वो ब्लड नहीं है, वो आर्टरी है। एक इंपॉर्टेंट चीज हम ब्लड वेसल में पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे जहां जो ब्लड बॉडी की तरफ लेके जा रहा है, उस आर्टरी का जो मेन आर्टरी है, लार्जेस्ट आर्टरी इन अ बॉडी, इसका नाम है एओर्टा। क्या नाम है? एओर्टा। वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एओर्टा कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सारी आर्टरीज, हर वो ब्लड वेसल जो हार्ट से ब्लड आगे की तरफ लेके जा रहा है, चाहे बॉडी की तरफ चाहे लंग्स की तरफ, हर वो आर्टरी, हर वो ब्लड वेसल जो हार्ट से ब्लड बॉडी की तरफ या हार्ट से ब्लड लंग्स की तरफ लेके जा रहा है, मतलब अवे फ्रॉम द हार्ट, ए फॉर अवे, ए फॉर आर्टरी, सच ब्लड वेसल्स आर कॉल्ड आर्टरी। हर वो ब्लड वेसल जो हार्ट से ब्लड अवे लेके जा रहा है टुवर्ड्स द बॉडी और टुवर्ड्स द लंग्स, सच ब्लड वेसल्स आर कॉल्ड आर्टरीज। A for away, A for arteries, away from the heart, and A for artery. समझ में आया? एंड आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। एक एक्सेप्शन है, थोड़ी देर बाद बताऊंगा। एंड हर वो ब्लड वेसल जो ब्लड बॉडी से या लंग से टुवर्ड्स द हार्ट लेके आ रहा है, जो यहाँ ब्लू कलर से दिख रहे हैं, दोज आर कॉल्ड वेन्स, दोज आर कॉल्ड वेन्स। राइट है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हार्ट से बॉडी की तरफ जा रहा है, अवे फ्रॉम द हार्ट है तो आर्टरी है, तो वो आर्टरी का नाम है एरोटा, बॉडी की तरफ जा रहा है। लेकिन लंग्स की तरफ जो जा रहा है उसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। क्या नाम है? पल्मोनरी आर्टरी। सर यहाँ पे आर्टरी ब्लू कलर से क्यों बताई? क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, थोड़ी देर बाद बताऊंगा। चलिए वापस आते हैं। तो हार्ट से जो बॉडी की तरफ लेके जा रहा है, जो आर्टरी लेके जा रही है, लार्जेस्ट आर्टरी इन बॉडी, मेन आर्टरी, इसका नाम है एरोटा, करेक्ट है। एंड जो हार्ट की तरफ लेके आ रहा है, इट्स कॉल्ड वेना कावा। इसका नाम क्या है? वेना कावा। वैसे हार्ट में 2 तरफ से ब्लड आ रहा है, एक है अपर बॉडी से, एक यहाँ से, तो ये दोनों ही वेना कावा है। समझ में आया? पक्का? और यहाँ से जो ब्लड बाहर की तरफ जा रहा है वो है एओर्टा। इजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन हमारे टॉपिक का नाम है डबल सर्कुलेशन। तो डबल सर्कुलेशन कैसे हो रहा है? लंग से हार्ट में आया, हार्ट से बॉडी की तरफ, फिर बॉडी से फिर हार्ट की तरफ, करेक्ट है। तो हार्ट से बॉडी, बॉडी से हार्ट, तो दिस इज सिंगल सर्कुलेशन। हार्ट से बॉडी, बॉडी से हार्ट, तो ये एक तरह का सर्कुलेशन। हार्ट से बॉडी, बॉडी से हार्ट, तो 1 सर्कुलेशन। लेकिन लंग से भी ब्लड आया था और ये वापस लंग्स में जा रहा है, तो एक सर्कुलेशन लंग्स टू हार्ट भी हो रहा है। पहला सर्कुलेशन हार्ट टू बॉडी, दूसरा सर्कुलेशन हार्ट टू लंग, 2 सर्कुलेशन हो रहे हैं। हेंस इसे क्या बुलाते हैं? डबल सर्कुलेशन। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट, इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं, डबल सर्कुलेशन पे क्वेश्चन आ सकते हैं। अब डबल सर्कुलेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड की जरूरत है। जब लंग से ब्लड आ रहा है, जो रेड कलर से दिख रहा है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इनके अंदर ऑक्सीजन है। ये रेड कलर गया बॉडी की तरफ, ये ऑक्सीजन कम हो गया, बॉडी ने ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर ली। अब ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर ली तो हीमोग्लोबिन थोड़ा सा कम हो गया, तो वेन्स ब्लू कलर से दिखाई है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ब्लू कलर से दिखाया है। अब आपके हाथ में नस देखोगे ना तो ब्लू कलर से दिखती है, तो दोज आर वेन्स,
क्योंकि उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में गया, लेकिन अभी भी डीऑक्सीजनेटेड है, ऑक्सीजन की जरूरत है, तो हार्ट ने क्या किया, उसको लंग्स की तरफ भेजा, और लंग्स ने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, ऑक्सीजन दिया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, ऑक्सीजन दिया। और ऐसे हमारे बॉडी में डबल सर्कुलेशन होता है बच्चों, एक हार्ट टू बॉडी और एक हार्ट टू लंग। क्यों? ऑक्सीजनेटेड हार्ट टू बॉडी जा रहा है तो ऑक्सीजनेटेड से डीऑक्सीजनेटेड हो रहा है, और जब हार्ट टू लंग जा रहा है तो डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है कि लंग्स उसमें ऑक्सीजन डाल के दे रहे हैं, एंड दिस इज नथिंग बट डबल सर्कुलेशन। और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट भी है मेरे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, सेकेंड कंपोनेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का सेकेंड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट वो है ब्लड वेसल्स। अभी हमने वैसे थोड़ा सा ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ लिया, अब हम ब्लड वेसल्स को और पढ़ते हैं। तो ब्लड, दीज आर ट्यूब लाइक चैनल्स दैट कैरी ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है, ये छोटे छोटे चैनल्स है जो पूरे बॉडी में है, और इनका काम क्या है, हार्ट क्या पंप कर रहा है, ब्लड को पंप कर रहा है, तो ये ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। तो ब्लड वेसल्स तीन टाइप के बच्चों, पहला है आर्टरीज, हमने पढ़ा, दूसरा है वेन्स, एंड थर्ड इज कैपिलरीज। आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, राइट है। तो आर्टरीज मैंने आपको बताया, हर वो ब्लड वेसल जो ब्लड को हार्ट से अवे लेके जा रहा है, आर्टरी। जो हार्ट की तरफ लेके आ रहा है, वेन्स। इजी। व्हाट आर कैपिलरीज? कैपिलरीज बेटा क्या होता है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये एक आर्टरी है, और यहाँ पे छोटा छोटा, देखिए इधर के डायग्राम में देखेंगे, सी आर्टरी, राइट है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रहा है, रेड कलर से बताया मैंने, ये आर्टरी, ये बड़ी ब्लड वेसल है, लेकिन ये छोटे छोटे नेटवर्क्स में आती है। ये छोटे छोटे जो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, छोटे बारीक से, ये जो ब्लड वेसल्स रहती है जिनको हम कैपिलरीज बोलते हैं, ये बहुत ही थिन होती है, इनकी वॉल भी बहुत ही थिन होती है। ये इतनी थिन होती है तो कहीं कहीं तो एक सेल की थिकनेस से भी थिन होती है। तो ये जो थिन पार्ट है, दीज आर कॉल्ड कैपिलरीज। क्या है? कैपिलरीज। तो ये आर्टरीज कैपिलरीज में डिवाइड हुआ, एंड देन कैपिलरीज वापस यूनाइट होके बन गया वेन। आर्टरीज कैपिलरीज में डिवाइड हुआ, देन वो यूनाइट होके वापस बन गया वेन। ये है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन वाला ब्लड। ये है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है। चलिए बढ़ते आगे। एक इंपॉर्टेंट चीज स्टूडेंट्स, एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है वॉल्व, VALVE। ये एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है? जैसे पाइप है, उसमें एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है। इसका काम क्या है? इसका काम है ब्लड का बैक फ्लो ना हो जाए। एक इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, ये जो वॉल्व होता है ये आर्टरी में नहीं होता, ये कैपिलरीज में भी तो ऑब्वियसली नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ वेन में रहता है। ये जो वॉल्व है ये सिर्फ और सिर्फ वेन में रहता है। और वेन में क्यों? पहले तो वॉल्व का काम क्या है? टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। देखिए मैं आपको बेसिक समझाता हूँ। वेन का काम क्या है? ब्लड को लेके आना टुवर्ड्स द हार्ट। अब बॉडी की बात करते हैं। बॉडी वैसे तो हार्ट के ऊपर भी बॉडी के पार्ट्स है, लेकिन मैं नीचे से बता रहा हूं। तो नीचे से ब्लड आ रहा है टुवर्ड्स द हार्ट। कौन लेके आ रहा है? वेन लेके आ रहा है। तो ये तो एंटी ग्रेविटी हो गया। और वेन में थोड़ा सा प्रेशर भी कम होता है स्टूडेंट्स। वेन में जो ब्लड आ रहा है ना, उसमें प्रेशर भी कम होता है। ऐसा क्यों? पढ़ेंगे। अब प्रेशर कम है और एंटी ग्रेविटी है, तो ब्लड बैक फ्लो भी हो सकता है। तो ये बैक फ्लो ना हो जाए इसलिए एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है वॉल्व। और ये कहाँ होता है? इन वेन ओनली, आर्टरी में, कैपिलरी में नहीं। अब मैंने बात की थी प्रेशर की, तो आर्टरी में प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा रहता है, वेन में प्रेशर थोड़ा सा कम रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ब्लड पंप कौन कर रहा है? हार्ट कर रहा है। हार्ट का काम क्या है? बॉडी तक ब्लड पहुंचाना। और बॉडी तक ब्लड कौन पहुंचा रहा है? वो पहुंचा रहा है आर्टरीज। कौन पहुंचा रहा है? आर्टरीज। ये वाला पार्ट, ये वाला प्लांट बॉडी तक पहुंचा रहा है। अब यहां से प्रेशर ज्यादा आ रहा है, हार्ट पंप कर रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे प्रेशर ज्यादा रहेगा, इसलिए आर्टरीज में ब्लड का प्रेशर ज्यादा रहता है। अब वो घूम फिर के आया बॉडी से, लंग से, तो जो वेन है, वेन में प्रेशर स्लाइटली कम हो जाता है। आर्टरीज में जो प्रेशर है वो ज्यादा प्रेशर है, उसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? सिस्टोलिक प्रेशर। मेरे साथ रिपीट करो, डिफिकल्ट वर्ड्स है। सिस्टोलिक प्रेशर।
और जो वेन में ब्लड प्रेशर है उसको हम बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। आपने देखा होगा डॉक्टर के पास कभी गए तो ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं तो उसमें 2 रीडिंग्स आती है। कितनी रीडिंग्स? 2 रीडिंग्स। तो दोस 2 रीडिंग्स आर सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। सिस्टोलिक रीडिंग एंड डायस्टोलिक रीडिंग। एक जगह रीडिंग ज्यादा, एक जगह रीडिंग कम। हाँ, तो नॉर्मल रीडिंग क्या है ब्लड प्रेशर की? एक एवरेज एडल्ट नॉर्मल ह्यूमन में है 120/80। 2 रीडिंग, एक जगह प्रेशर ज्यादा, एक जगह प्रेशर कम। ज्यादा प्रेशर किसमें है स्टूडेंट्स? आर्टरीज में। क्यों? क्योंकि हार्ट ब्लड को पंप कर रहा है आर्टरीज के थ्रू। कम प्रेशर किसमें स्टूडेंट्स? वेन्स में। क्यों? क्योंकि घूम फिर के ब्लड थक हार के बेचारा आ रहा है, कम प्रेशर हो गया। सिस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर। अब बच्चों दिमाग लगाओ, ज्यादा प्रेशर आर्टरीज में तो बहुत चांसेस है कि अगर बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाए तो आर्टरीज रप्चर कर जाए। ऐसा होगा नहीं, क्योंकि आर्टरीज एज कंपेयर टू वेन्स, आर्टरीज की जो वॉल्स है ना, जो बाउंड्री है, वो वेन्स के कंपैरिजन में थोड़ी थिक रहती है। क्यों थिक रहती है? कॉमन सेंस, क्योंकि उसका ब्लड प्रेशर ज्यादा है, वेन्स में ब्लड प्रेशर कम है तो उनकी वॉल्स थिन है। और ये था सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर। एक चीज और, जो इंस्ट्रूमेंट डॉक्टर्स यूज करते हैं ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए, उसका नाम है स्पिग्मोमैनोमीटर। आपकी एनसीईआरटी में दिया है, नाम रिपीट करो, स्पिग्मोमैनोमीटर। और नॉर्मल प्रेशर क्या है? 120/80। चलिए वापस आते हैं हमारे टॉपिक पे, वो है ब्लड वेसल्स। तो आर्टरी समझा, वेन्स समझा, कैपिलरी समझा। आर्टरीज में ब्लड प्रेशर ज्यादा है, वेन्स में ब्लड प्रेशर थोड़ा सा कम है। कैपिलरीज नेटवर्क है। वॉल्व जो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज प्रेजेंट ओनली इन वेन्स। बड़े आगे स्टूडेंट्स, ये देखिए आर्टरी। अगर ये देखिए, ये ब्लड वेसल है, इसके अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है। अगर इसको मैंने ऐसा कट कर दिया और आपको इस तरीके से दिखा रहा हूं तो ये कुछ इस तरीके से ब्लड वेसल दिखेगा। आप देख सकते हैं आर्टरी की वॉल थिक है, वेन की वॉल थिन है। ऐसा क्यों? वो भी बता दिया, क्योंकि आर्टरी के अंदर सिस्टोलिक प्रेशर ज्यादा है, यहाँ डायस्टोलिक प्रेशर कम है। अगर हम कैपिलरीज की बात करें तो कैपिलरीज की तो वॉल एक्सट्रीमली थिन है। कैपिलरीज कई साइड कैपिलरीज की जो थिकनेस है वो कई जगह तो एक सेल से भी कम की थिकनेस है। ऐसा क्यों? इनकी वॉल इतनी कम थिकनेस क्यों, इतना थिन क्यों? क्योंकि कैपिलरीज में होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ऑक्सीजन बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर। और भी होता है न्यूट्रिएंट्स भी एक्सचेंज होते हैं। हमने पढ़ा था विलाइज में देयर इज अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरी, एल्वियोलाई में देयर इज अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरी। तो कैपिलरीज की वॉल थिनेस्ट होती है। क्यों? सो दैट एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बहुत इजीली हो जाए। समझा स्टूडेंट्स? ये था ब्लड वेसल्स। चलिए बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, आपको डिफरेंशिएशन आ सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन आर्टरी एंड वेन, डिफरेंशिएशन बिटवीन ऑल द 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। चलिए डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं। तो ब्लड वेसल्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। पहली ब्लड वेसल आर्टरी, वेन एंड कैपिलरीज। आई होप आप सबको दिख रहा हो। तो सबसे पहले डायरेक्शन ऑफ ब्लड। आर्टरीज में कहां होता है? मैंने अभी आपको बताया, अवे फ्रॉम द हार्ट, अवे ए फॉर आर्टरी, अवे फ्रॉम द हार्ट। वेन्स में कहां आ रहा है? टुवर्ड्स द हार्ट। कैपिलरीज में क्या हो रहा है? वो आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट कर रहा है। यहाँ देखो, आर्टरी एंड वेन को कनेक्ट कर रहा है कैपिलरी। ये था डायरेक्शन ऑफ ब्लड। आर्टरी में अवे फ्रॉम द हार्ट, वेन में टुवर्ड्स द हार्ट, और कैपिलरी दोनों को कनेक्ट कर रहा है। आगे ऑक्सीजन कंटेंट इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, एक एक्सेप्शन है, आगे बताऊंगा, अभी बता रहा हूं। आर्टरीज हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। ऑक्सीजनेटेड मतलब क्या? ब्लड में ऑक्सीजन है। तो आर्टरीज ऑलवेज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट वन आर्टरी। सारी आर्टरीज ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके जा रही है सिवाय एक के। उस आर्टरी का नाम है पल्मोनरी आर्टरी, जो हमने यहां पढ़ा स्टूडेंट्स। आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है। आर्टरी क्या होती है? जो हार्ट से दूर लेके जा रहा है। ये वाले में देखो हार्ट से दूर लेके जा रहा है, लेकिन यहाँ ब्लू कलर से दिखा है आर्टरी है, ब्लू कलर से, क्योंकि हार्ट से लंग्स की तरफ जा रहा है। हार्ट से लंग्स की तरफ जा रहे हैं तो कौन सा ब्लड होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। तो जितने भी आर्टरी है बॉडी में वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है एक्सेप्ट वन, दैट इज पल्मोनरी आर्टरी। और ऐसा ही वेन्स का है। जितनी वेन्स है वो बॉडी से हार्ट की तरफ ब्लड लेके आ रही है। तो जितनी वेन्स है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, बट एक्सेप्ट वन,
एक्सेप्ट वन, दैट इज पल्मोनरी वेन, क्योंकि पल्मोनरी वेन हार्ट की तरफ तो लेके आ रही है वेन। सो सारी आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है एक्सेप्ट वन आर्टरी, उसका नाम क्या है? पल्मोनरी आर्टरी। आर्टरी का काम क्या है? हार्ट से दूर लेके जाना। तो बॉडी की तरफ लेके जा रही है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और हार्ट की तरफ लेके, अब लंग्स की तरफ लेके जा रही है तो लंग्स में क्यों लेके जा रहे हैं? ऑक्सीजन लेने के लिए, मतलब इसमें ऑक्सीजन नहीं है तो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो सारी आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है एक्सेप्शन है, वन एक्सेप्शन। व्हाट इज दैट एक्सेप्शन? पल्मोनरी आर्टरी। और ऐसा ही वेन्स का भी है बच्चों, बॉडी में सारे वेन्स डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। वेन्स का काम क्या है? ब्लड हार्ट की तरफ लेके आना, हार्ट की तरफ लेके आ रहा है बॉडी से, मतलब ऑक्सीजन खत्म हो चुका है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो सारे वेन्स डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं एक्सेप्ट वन वेन, उसका नाम है पल्मोनरी वेन। ये हार्ट की तरफ लेके तो आ रहा है, लेकिन कहां से लेके आ रहा है? लंग से, और लंग से लेके आ रहा है मतलब ऑक्सीजन साथ में ला रहा है। तो सारे आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं एक्सेप्ट वन, पल्मोनरी आर्टरी, एंड सारी वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है एक्सेप्ट वन, पल्मोनरी वेन। तो वापस आते हैं हमारे डिफरेंशिएशन पे, टेबल पे। ये तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, और कैपिलरीज वो तो नेटवर्क है, आर्टरीज एंड वेन्स को कनेक्ट कर रहे हैं, तो इधर ऑक्सीजनेटेड भी रहता है, डीऑक्सीजनेटेड भी रहता है, क्योंकि यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट डिफरेंशिएशन, ब्लड प्रेशर मैंने आपको बताया यहाँ पे ज्यादा होता है, आर्टरीज में हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट पंप कर रहे हैं, वेन्स में लो, और कैपिलरीज में छोटे छोटे नेटवर्क है इसमें तो वेरी लो। अब देख लीजिए टेबल, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। मैं थोड़ा सा बाहर हो जाता हूँ, फ्रेम से बाहर जा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो, कितना इजी। चलिए फिर वॉल्स की बात करें, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने बताया आर्टरीज की वॉल थिक होती है, क्यों होती है ये भी बताया, हाँ इलास्टिक एंड मस्कुलर भी है। नेक्स्ट, वेन्स की वॉल थिन है, क्यों है ये भी बताया, क्योंकि उसमें प्रेशर कम है, डायस्टोलिक प्रेशर। एंड कैपिलरीज की वॉल एक्सट्रीमली थिन, क्यों है? एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स के लिए, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। लास्ट, वॉल्स, आर्टरीज में वॉल्स नहीं होते, कैपिलरीज में तो बात ही नहीं है, बचा क्या? वॉल्स कहाँ रहते? सिर्फ कहाँ रहते? वेन्स में, रीजन टू प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ ब्लड। और ये था स्टूडेंट्स ब्लड वेसल्स के बारे में। हम ट्रांसपोर्टेशन टॉपिक पढ़ रहे हैं, लाइफ प्रोसेस पढ़ रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन, ह्यूमन बॉडी का ट्रांसपोर्टेशन पढ़ रहे हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम में 3 मेजर कंपोनेंट, हार्ट, ब्लड वेसल्स, ये तो हमने पढ़ लिया। अब बचा क्या? अब बचा लास्ट, वो है ब्लड। हाँ, कौन पंप कर रहा है? हार्ट पंप कर रहा है। कहां से हो रहा है? ब्लड वेसल से हो रहा है। क्या हो रहा है? ब्लड। तो ब्लड के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं मेरे बच्चों। ब्लड में कुछ मेजर कंपोनेंट, सबसे पहले आपने बचपन से पढ़ते हैं, रेड ब्लड सेल, आरबीसी, व्हाइट बीसी, प्लेटलेट्स, वेरी गुड, एंड प्लाज्मा। हमने 9th स्टैंडर्ड में टिश्यू चैप्टर में पढ़ा है, ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू, राइट है। डिफरेंट रेड ब्लड, सॉरी डिफरेंट मतलब different types of cells like red blood cells, white blood cells, platelets in a liquid ground medium। वो liquid ground medium कौन सा है? प्लाज्मा, राइट है। एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, रेड ब्लड सेल्स का दूसरा नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट्स, व्हाइट ब्लड सेल्स ल्यूकोसाइट्स। तो एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स इन लिक्विड ग्राउंड सब्सटेंस, ये 9th में पढ़ा है बच्चों हमने। तो चलिए, ब्लड में रेड ब्लड सेल्स का काम क्या है? रिवीजन है। रेड ब्लड सेल्स का काम क्या है? ये ऑक्सीजन कैरी करते हैं, और इनको ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट कैरी करते हैं। जहां जहां ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है वहां पहुंचाते हैं। ट्रांसपोर्टेशन हम पढ़ रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। वेस्ट मटेरियल कैरी करते हैं, और एक्सक्रीशन की प्रोसेस में हम आगे देखेंगे कि वेस्ट मटेरियल आगे कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। व्हाइट ब्लड सेल हम पढ़ चुके हैं, फाइट डिजीजेस एंड प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन। व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं? डिजीजेस को फाइट करते हैं और इन्फेक्शन से बचाते हैं। प्लेटलेट्स की बात करें स्टूडेंट्स, प्लेटलेट्स गैदर एट द साइट ऑफ इंजरी। आपको पता है कहीं पे इंजरी हो गई, थोड़ा सा हाथ पे कट लग गया, तो वहां पे प्लेटलेट्स आते हैं, भाग के आते हैं और अपने आप को जमा कर लेते हैं, और वहां से होता है क्लॉटिंग प्रोसेस, मतलब वो ब्लड को क्लॉट कर देते हैं। ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस है स्टूडेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? कि कहीं पे इंजरी हो गई, अगर ब्लड क्लॉट नहीं हुआ अगर, तो ब्लड बहता ही रहेगा, और ये गलत है। तो ब्लड को क्लॉट कर लेते हैं। कौन क्लॉट करते हैं? प्लेटलेट्स, सो दैट एक बैरियर बन जाए, ब्लड लॉस ज्यादा ना हो। ह्यूमन बॉडी में ब्लड रहता ही कितना है? एक एवरेज एडल्ट ह्यूमन बॉडी में ब्लड कितना रहता है? 4 से 5 लीटर। ज्यादा बह गया तो अनकॉन्शियसनेस हो सकती है, बहुत ज्यादा बह गया
तो कोमा में भी जा सकते हैं। छोटे मोटे कट से कुछ नहीं होता, बड़ा कुछ एक्सीडेंट हो गया तो ऐसा होता है। नेक्स्ट, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट, ये तीनों सेल किसमें है? एक ग्राउंड सब्सटेंस है जिसका नाम है प्लाज्मा। अब प्लाज्मा कैसा रहता है? पेल येलो कलर्ड लिक्विड। आप देखिए ब्लड में थोड़ा सा शाइनी कलर भी आ रहा है, प्लाज्मा की वजह से आ रहा है। वह अदर कंपोनेंट्स फ्लोट इन। तो रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स ये इसके अंदर है क्योंकि ग्राउंड मीडियम। दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। चलिए बढ़ते हैं। हाँ, एक सेंट्रीफ्यूगल की एक प्रोसेस होती है। जैसे आप कभी ब्लड टेस्ट, डॉक्टर ने बोला कि हाँ आप बीमार हो गए, आपको ब्लड टेस्ट करना जरूरी है, तो क्या होता है? आप ब्लड टेस्ट कराने जाते हो, वो आपके वेन्स में से ब्लड निकालते हैं, ड्रॉ करते हैं, और उसका टेस्ट कैसे होता है? स्टूडेंट्स वो क्या करते हैं, एक सेंट्रीफ्यूगल मशीन में डालते हैं। ये है टेस्ट ट्यूब में ब्लड, राइट है, उसको सेंट्रीफ्यूगल मशीन में डालते हैं, वो रोटेट होता है, स्पीड में रोटेट हो रहा है, देन ब्लड के कंपोनेंट्स अलग हो जाते हैं। तो आप यहाँ देखिए, ये ब्लड के कंपोनेंट्स अलग हो गए। ये जो नीचे में रेड पार्ट में दिख रहा है, दिस इज रेड ब्लड सेल। में जूम करके बताता हूँ, हाँ अब क्लियर दिख रहा है, रेड ब्लड सेल्स। व्हाइट पार्ट में छोटा सा दिख रहा है, और जूम करके दिखाओ, ये देखिए व्हाइट पार्ट। वापस आते हैं, दीज आर व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स, व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। और ऊपर क्या बचा? प्लाज्मा। तो ऐसे ब्लड के कंपोनेंट भी अलग किए जा सकते हैं बाय अ प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल। अरे बहुत छोटा हो गया, आ गया वापस, समझा स्टूडेंट्स? ठीक है, बढ़ते आगे। हाँ, एक और सिस्टम हमको पढ़ना है, लिम्फ एंड लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फ भी हमने लास्ट ईयर पढ़ा है स्टूडेंट्स, आपको याद है? टिश्यू, चैप्टर का नाम था टिश्यू, और उसमें हमने पढ़ा था कनेक्टिव टिश्यू। तो सबसे पहला कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा था ब्लड, सेकेंड कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा था हमने लिम्फ, और यही वो हम कंटिन्यू कर रहे हैं। व्हाट इज लिम्फ? तो देखिए ब्लड वेसल में से जब व्हाइट ब्लड सेल्स बाहर आ जाते हैं, व्हेन व्हाइट ब्लड सेल ओज्ड आउट ऑफ द ब्लड कैपिलरीज, जब ब्लड वेसल्स में से व्हाइट ब्लड सेल्स बाहर आ जाते हैं तो एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसका नाम है लिम्फ। ये पेल कलर का होता है, थोड़ा सा पेल होता है कलर में। लिम्फ एंड लिम्फेटिक सिस्टम पे येलो फ्लूइड सिमिलर टू प्लाज्मा विद WBCs। ये प्लाज्मा के जैसा दिखता है लेकिन बना कैसे है? व्हाइट ब्लड सेल से। मैंने बताया ब्लड कैपिलरीज में, ब्लड वेसल्स में से व्हाइट ब्लड सेल बाहर आ गए तो क्या बन रहा है? लिम्फ बन रहा है। इसका काम क्या है? रिटर्न टिश्यू फ्लूइड टू ब्लड, जो टिश्यू के फ्लूइड है वो वापस ब्लड में डालता है। ट्रांसपोर्ट फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन से फैट को ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फैट। हम प्रोसेस कौन सी पढ़ रहे हैं? लाइफ प्रोसेस कौन सी है? थर्ड लाइफ प्रोसेस है ट्रांसपोर्टेशन। तो फैट्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। और लिम्फ इन्फेक्शन को फाइट भी करता है, लिम्फ हमें इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट भी करता है। और इसका भी एक खुद का सिस्टम होता है जिसका नाम है लिम्फेटिक सिस्टम, जो आप एक बार डायग्राम में देख सकते हैं। ये पूरी बॉडी में इसमें ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर्स है और नोड्स है, देख रहे हो आप, छोटे छोटे नोड्स है। दिस इज लिम्फेटिक सिस्टम, जो ग्रीन कलर से दिख रहा है आपको, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग, मतलब ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है समाप्त। लेकिन मैंने आपको बताया बायोलॉजी में आपको दोनों पढ़ना है, एनिमल्स के बारे में भी पढ़ना है। एनिमल्स में हमने एग्जांपल ले लिया ह्यूमन का, अब हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। छोटा सा टॉपिक है और बहुत इजी भी है, और एनसीईआरटी ने इसमें ज्यादा एम्फेसाइज नहीं किया, लेकिन पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है और छोटा सा है। देखिए इंपॉर्टेंट है इसका ये मतलब नहीं डिफिकल्ट है। जब मैं कहता हूँ इंपॉर्टेंट है तो बच्चों के दिमाग में क्या आता है? डिफिकल्ट होगा, ऐसा नहीं है। इंपॉर्टेंट है इसका ये मतलब नहीं डिफिकल्ट है, इंपॉर्टेंट का मतलब है आपको पढ़ना है। चलिए, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। हाँ, हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, वेस्ट मटेरियल ट्रांसपोर्ट हो रहा है, प्लांट्स में भी होता है। लेकिन प्लांट्स में ब्लड रहता है क्या? प्लांट्स में ब्लड नहीं रहता, तो प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है? सो लेट्स स्टार्ट। तो लास्ट ईयर हमने टिश्यूज चैप्टर, देखिए हर बार कैसा लिंक कनेक्ट हो रही है, चैप्टर्स कैसे कनेक्टेड है। तो हमने लास्ट ईयर 2 टिश्यू पढ़े थे प्लांट में, वैसे तो बहुत सारे पढ़े थे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सिंपल परमानेंट, कॉम्प्लेक्स परमानेंट। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट में हमने 2 टिश्यूज पढ़े थे स्टूडेंट्स, आपको याद होगा, पहला था जाइलम एंड सेकंड था फ्लोएम। अब प्लांट में तो ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, प्लांट में तो ब्लड नहीं है कि सर मैंने प्लांट काटा उसमें से खून निकल रहा था, ऐसा तो होता नहीं है। तो प्लांट में न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट मटेरियल कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं सब पढ़ेंगे। तो प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस थोड़ी अलग होती है। प्लांट्स में वाटर अलग तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है, फूड अलग तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है। ये सब हम पढ़ चुके हैं 9th में। वाटर को कौन सा टिश्यू, वेस्कुलर टिश्यू बोलते हैं,
फूड एंड वाटर को जो कंडक्ट करते हैं ना उसको हम वेस्कुलर टिश्यू बोलते हैं। तो वाटर को कौन सा वेस्कुलर टिश्यू कंडक्ट करता है स्टूडेंट्स? वो है जाइलम। जाइलम कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल इन अपवर्ड डायरेक्शन ओनली। 9th में पढ़ा है, रिपीट करो। जाइलम कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल इन अपवर्ड डायरेक्शन ओनली। आप डायग्राम में देखो, ये वन वे फ्लो है, ये पानी को लेके जाता है जमीन से ऊपर, जमीन से ऊपर, नीचे से ऊपर लेके जाएंगे, ऊपर से नीचे कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। आप कोई भी प्लांट में कितना भी पानी डाल दो, वो लीफ से एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में लीफ से एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, पानी जमीन से ही लिया जाता है थ्रू रूट्स। तो कौन लेता है, कौन ट्रांसपोर्ट करता है? जाइलम। जाइलम इज अ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, 9th में पढ़ा है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, वो वन वे है, अपवर्ड डायरेक्शन ओनली। फूड को कौन ट्रांसपोर्ट करता है? फूड, फ्लोएम। देखो सिमिलर वर्ड्स है, फूड, फ्लोएम, फूड, फ्लोएम। फ्लोएम की खास बात यह है कि दोनों डायरेक्शन में लेके जाता है, अपवर्ड भी, डाउनवर्ड भी। तो फूड अपवर्ड भी ट्रांसपोर्ट होता है, डाउनवर्ड भी ट्रांसपोर्ट होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो वाटर जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ये इसके अंदर दो प्रोसेस, कितनी प्रोसेस स्टूडेंट्स? दो प्रोसेस। मैंने आपको बताया कि प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस अलग है क्योंकि उनके अंदर ब्लड नहीं, हमारी जैसी प्रोसेस रहेंगी क्या स्टूडेंट? नहीं। तो वाटर के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस है, सॉरी प्लांट के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस है वो वाटर के लिए अलग। और कैसे होता है? वाटर के अंदर दो प्रोसेस, वाटर को ट्रांसपोर्ट करने की दो प्रोसेस। पहला है रूट प्रेशर। ये किसकी बात कर रहे हैं हम? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन प्लांट्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन प्लांट्स। ठीक है, थोड़ा सा कट रहा हूं मैं, इट्स ओके, मैं बोल भी रहा हूं, आप ध्यान दीजिए। तो सबसे पहली प्रोसेस है रूट प्रेशर। नाम समझ लिया, आधा काम खत्म। रूट प्रेशर, रूट में प्रेशर आ रहा है, उसकी वजह से पानी हो रहा है। देखिए क्या होता है, वाटर एंटर्स द रूट है, ये देखो, जूम करता हूं मैं, आप डायग्राम देखो। तो ये रूट्स है, रूट्स के अंदर छोटे छोटे हेल स्ट्रक्चर है। तो वाटर इन रूट हेल्स के अंदर चले जाते हैं, इन रूट हेल्स के अंदर वाटर एंटर्स रूट है बाय ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस प्रोसेस भी हमने अर्लियर क्लासेस में पढ़ी है, पानी का इधर उधर होना, लिक्विड का इधर उधर होना, दैट्स इज ऑस्मोसिस। तो जब रूट के अंदर चला गया तो कहाँ जाएगा पानी? जाइलम में जाएगा। हमने देखा जाइलम ट्रांसपोर्ट करता, तो वहां पे प्रेशर बिल्डअप हो गया क्योंकि पोटेंशियल सॉरी वाटर का डिफरेंस आ गया, राइट है, वाटर डिफरेंस है, तो वहां पे प्रेशर बिल्डअप हो गया और इसी प्रेशर की वजह से पानी आगे पुश होता है और हेंस द नेम रूट प्रेशर। रूट में पानी आ रहा है क्योंकि सॉइल में पानी ज्यादा है, रूट में पानी कम है, तो पानी रूट से सॉरी सॉइल से रूट में आ गया। मैं रूट हूं, यहाँ सॉइल है, पानी सॉइल से रूट में आ गया। क्यों आया? बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। फिर रूट में प्रेशर बढ़ गया, रूट के जाइलम में प्रेशर बढ़ गया, तो इस प्रेशर से पानी ऊपर जा रहा है, तो इसलिए इस प्रोसेस का नाम है रूट प्रेशर। कितना इजी, बट इसकी लिमिटेशन है, ये बहुत ज्यादा हाइट तक नहीं जा सकता, लिमिटेड इफेक्ट, कैन नॉट लिफ्ट वाटर वेरी हाई। बट पानी तो ऊपर तक पहुंचाना है। ऊपर तक क्यों पहुंचाना है? क्योंकि ऊपर होती है लीव्स, और लीव्स में पानी जाएगा तभी तो प्रोसेस होगी फोटोसिंथेसिस की। तो ऊपर कैसे पहुंचेगा? तो ऊपर पहुंचाने के लिए नेक्स्ट प्रोसेस आती है जिसका नाम है ट्रांसपिरेशन पुल। इसका नाम क्या है स्टूडेंट्स? ट्रांसपिरेशन। यहाँ पर ट्रांसपिरेशन लिखा है, बहुत सी बुक में ट्रांसपिरेशन लिखा है, वैसे इसको ट्रांसपिरेशन पुल भी कहते हैं। अब क्या होता है ट्रांसपिरेशन पुल में स्टूडेंट्स? यहाँ ध्यान दो, डायग्राम बड़ा कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। हाँ अब कितना अच्छा दिख रहा है, सी थोड़ा सा टेक्निकल है बट बहुत इजी है स्टूडेंट्स। तो पानी सॉइल से आ गया रूट्स में, रूट प्रेशर की प्रोसेस में, रूट प्रेशर थोड़ा ऊपर तक तो भेजा, लेकिन आगे ऊपर तक नहीं भेज पाया, उसकी लिमिटेशन है। अब समझिए मैंने नीचे से लेके ऊपर तक ये सेल्स का कॉलम बनाया, ये एक एक ये सब क्या है? सेल्स का कॉलम है। कौन से सेल्स का? जाइलम के सेल्स का। तो अगर हम पानी की बात करेंगे तो यहाँ पे सब में पानी है, ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस से आया, कैसे आया बताऊंगा। तो ये सब पानी पानी, ये जो रेड कलर के डॉट्स है ना, ये वाटर मॉलिक्यूल्स अज्यूम कर। अब जब स्टोमेटा ओपन होता है, हमने पढ़ा है न्यूट्रिशन में भी पढ़ा है, रेस्पिरेशन में भी पढ़ा है, स्टोमेटा ओपन होता है फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो वाटर का इवोपोरेशन भी हो जाता है बच्चों। तो यहाँ से स्टोमेटा ओपन हुआ तो ये पानी चला गया, ये हो गया खाली। अब इसके अंदर एक वैक्यूम क्रिएट हो गया क्योंकि पानी तो इवोपोरेट हो चुका है। तो उस प्रेशर की वजह से यहाँ का जो वाटर मॉलिक्यूल है स्टूडेंट्स, ये वाटर मॉलिक्यूल आगे आ जाता है, इसके अंदर आ गया, फिर यहाँ वैक्यूम क्रिएट हो गया, ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ आ गया, ये आगे, एक एक करके आगे देते जाते हैं, ऐसा करते करते ऊपर पानी आते जाता है।
ऐसा लग रहा है कि पानी ऊपर खींचे जा रहा है, इसलिए तो नाम है पुल, ट्रांसपिरेशन पुल। और ये थी एक इजी प्रोसेस। अभी तक हमने क्या पढ़ा? ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन अलग अलग तरीके से होता है स्टूडेंट्स, दो तरीके से होता है, वाटर का अलग और फूड का अलग। वाटर के ट्रांसपोर्ट में पहली प्रोसेस है रूट प्रेशर, रूट में आ रहा है पानी लेकिन ऊपर तक नहीं जा रहा है। फिर ट्रांसपोर्टेशन पुल जो ऊपर तक लेके जा रहा है, एंड दिस इज नथिंग बट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट्स। चलिए फूड के बारे में पढ़ते, चलो जल्दी 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 खत्म करना है चैप्टर, आज खत्म ही करना है चैप्टर कोई भी हालत में। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड कौन कर रहा है? ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट्स कौन कर रहा है स्टूडेंट्स? वो कर रहा है फ्लोएम। यहाँ लिखा भी है, आपको छोटा सा दिख रहा हूँ, मैं बड़ा करके लिख देता हूँ, फ्लोएम। फ्लोएम फूड को ट्रांसपोर्ट करता है इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन बोथ। अब प्लांट के लिए फूड क्या है स्टूडेंट्स? प्लांट के लिए फूड है सुक्रोज, वो जो बनाता है वो सुक्रोज बनाता है, करेक्ट है। और इसको, और सुक्रोज कब बन रहा है? फोटोसिंथेसिस में। सर हमने तो ग्लूकोज पढ़ा था, हाँ एक ही चीज है, कार्बोहाइड्रेट्स है, C6H12O6। तो सुक्रोज बन रहा है, ये कहाँ हो रहा है? फ्लोएम में हो रहा है। डायरेक्शन कैसी है? जहां से बन रहा है वहां से ऊपर भी जा रहा है और जहां से बन रहा है वहां से नीचे भी जा रहा है। ये लीव्स है प्लांट की, यहाँ से बना ऊपर भी गया, यहाँ से बना नीचे भी गया, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन बोथ। लेकिन ये प्रोसेस इतनी आसान नहीं है, इस प्रोसेस को करने के लिए प्लांट को एनर्जी भी यूज करनी पड़ती है, तो एटीपी एनर्जी भी यूज होता है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। ये कहाँ हो रहा है? फ्लोएम में हो रहा है। और उसके बाजू में देखो जाइलम है जिसमें वाटर का कॉलम है, हाँ वाटर कॉलम में, जाइलम में वाटर का प्रेशर चेंज होने से फ्लोएम में भी अफेक्ट होता है, एंड दिस इज नथिंग बट ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। हमने देखा प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन वाटर का अलग, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन के लिए पहले रूट प्रेशर, रूट्स में आया लेकिन ऊपर तक नहीं गया, फिर ऊपर तक जाने के लिए ट्रांसपिरेशन पुल, ये वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन खत्म। लेकिन फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होगा? दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। इसी के साथ ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स होता है समाप्त।